मैं देखना ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा, मतलब सामने हो कैमरा ऐसा ऐसा नहीं हो रहा। तो देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है ये लोकसभा राज्यसभा घेरे के अंदर जो ये हैं ये मंत्री हैं, ये राज्यसभा के सदस्य के साथ साथ मंत्री हैं, ये लोकसभा के सदस्य के साथ साथ मंत्री, जिन्हें हम क्या कहेंगे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद। और यहाँ पे मंत्री परिषद है, जैसे संसद है वैसे ये राज्य विधानमंडल है, विधानमंडल है, ये राज्य की विधायिका है और उसके 3 अंग हो सकते हैं। विधान परिषद जरूरी नहीं है राज्य में, लेकिन ये भी मंत्री है, ये भी मंत्री परिषद बनेगा, ये गोला मंत्री परिषद है। लेकिन फिर दोनों में अगर अंतर स्पष्ट करना हो, केंद्रीय मंत्री परिषद, ये राज्य मंत्री परिषद। ठीक, यहाँ से संसद के मंत्री परिषद से लोकसभा की एक सदस्य है और साथ में मंत्री भी है लड़की है, और यहाँ राज्यसभा से उसी भाजपा देख लो, भगवत दिख रहा है, राज्यसभा से भाजपा की एक और सांसद है जिनका नाम लड़की बाई है। लड़की बाई की बेटी केटकी का विवाह किससे लगा हुआ है? लोटा प्रसाद से, लोटा प्रसाद का बाप सदा प्रसाद। ठीक, तो लड़की बाई की बेटिया केटकी के विवाह संबंध में लड़की बाई फोन करी से लड़की बाई ना सुन आया तो भाभी के बिहाव लगे, पूरा का नाम पूरा भलो सुंदर है, पूरा का नाम भलो सुंदर है, लोटा प्रसाद जैसे नाम हमारी बेटी के केटकी। तो तोला आना है, बोला खाओ यार, कैसे नहीं आप हैं, मोर सहेली बेटी और मैदान की बेटी तो कैसे नहीं आप। पहुँच गए, लड़की जो है बोलती है अब और खुशी की बात है, मेरे जब दोस्त दुबई के है एकदम विदेशी वाले बोतल मंगाता हूँ, दोनों जन ब्याह के बाद निपटावो छाते। चलो ठीक है भाई, शादी घड़ी आ गई, बारात आ गई। लोटा प्रसाद के बाप गधा प्रसाद को लालच आ गया, सारा ताम झाम देख के सोचा कि लड़की भाई मंत्री है केंद्र सरकार में, अब पैसा छोड़ी हुई ही सही मौका है, थोड़ा निचोड़ लो। तो शर्त रख दी कि 10 करोड़ रुपया कैश होना चाहिए, अगर 10 करोड़ रुपया कैश बोला कि देंगे तो बारात लौट जाएगी। तो समाज के डर से लड़की भाई झुक जाती है कि बेटी अगर बारात लौटेगी बेटी की बहुत बदनामी होगी, मान जाती है दबे मन से। वो ये जानते हैं कि एक लालची परिवार में मेरी बेटी जा रही है, फिर भी सामाजिक डर से वो 10 करोड़ देने को तैयार हो जाती है। इस प्रकार से विवाह संपन्न हो जाता है। अंत में विवाह संपन्न हो जाता है। लड़की भाई जो बोतल दुबई से विशेष वाला मंगाए रहते हैं वो खुशी में पीने वाले होते हैं, लेकिन अब दोनों दुखी में पी रहे होते हैं, क्योंकि दारू पीने वालों का कोई उनके पास बहुत पाना है ना, पीना होगा तो बोलेंगे खुशी पी रहे हैं, और नहीं होगा तो दुखी पी रहे हैं। बोलेंगे कि दिमाग खाली है, न दुख होते हैं न खुशी होते तो इसलिए पियो, तो जैसे भी हो पी रहे। चखना थोड़ों का नहीं, बिहार वाले घर है, अकबर चखना बने रही, विशेष चखना अलग से जरूरत नहीं। एक दोनों बातचीत करते करते लड़की भाई और लड़की भाई जो है, हम उस समय का अनुभव कर लेते हैं, उस समय को का सोच लेते हैं जब दहेज को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। दोनों ने बात किया, दोनों बातचीत करते करते उन्होंने बोला कि हम संसद में बैठे हैं, काबर दहेज रोके परीक्षण कानून नहीं बना, हम भाटा भूजे थे संसद में जैसे बाकी जन भाटा भूजे थे, हम मोर बेटी के आए हैं तो आप मिल के हम दहेज रोके पर कानून बनाओ। तो लड़की बोले हाँ यार, तो ये शुभ काम तो बेटी के साथ हो गए, तो शुरू कर। दोनों फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुँचते हैं और कार्यक्रम शुरू करते हैं। लड़की भाई एक ऐसा पेपर लेकर एक मसौदा बनाती है। मसौदा का विषय क्या है? दहेज रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। तो विधेयक है, उसको जो भी मन में आ जाती है कि दहेज देने वाला अपराधी होगा, दहेज लेने वाला अपराधी होगा, और दहेज जैसी घटना को रोकने के लिए हर जिले में महिला पुलिस सेल होगा, जैसा भी जो भी उसके मन में आया वो सब हो गया। हालांकि नाम केवल इन मंत्रियों का होता है, करते ये सब रिटायर्ड IAS हैं जो सेक्रेटेरिएट में होते हैं, उन्हीं का बुद्धि होता है। बना लिया। और चूंकि इस विधेयक को लड़की भाई मंत्री है केंद्र में, ये लेकर आने तो किस प्रकार के विधेयक हो गया? शासकीय विधेयक। अगर मान लो उसी विधेयक को लड़की भाई लेकर आई होती तो अशासकीय विधेयक होगा या निजी विधेयक, क्योंकि निजी सदस्य कहा जाता है जो केंद्र में सदस्य है, केवल मंत्री नहीं है, केवल सदस्य है, उन्हें निजी सदस्य भी कहा जाता है। ठीक, ओके, चलो सरकारी विधेयक। लेकिन इससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ता, सामान्य विधेयक सरकारी हो या गैर शासकीय, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन फिर हमने जाना है कि विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, सामान्य या साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक। अब ये वाला विधेयक कैसा है? सामान्य या साधारण विधेयक। ठीक, जो साधारण या सामान्य विधेयक है इसका अधिनियम बनने का रास्ता कुछ इस प्रकार से ऐसा, मतलब दोनों सदनों से जाएगा, फिर ये अंत में राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। हर एक विधेयक का अलग अलग रास्ता होता है। इसका रास्ता ऐसा है कि संसद के दोनों सदनों से पारित होकर ये अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसका रास्ता ऐसा। ठीक, चलो अब सवाल पैदा होता है, जब संसद के दोनों सदनों से गुजरेगा तो सबसे पहला सवाल कि सबसे पहले किस सदन में, सबसे पहले है ना, सबसे पहले किस सदन में, इसके लिए तकनीकी शब्द का प्रयोग कर सकता है, प्रस्तुत या प्रख्यापित या प्रख्यापित। ठीक, तो चलो एक सवाल आपके सामने, यह है साधारण या सामान्य विधेयक। साधारण या सामान्य विधेयक, क्योंकि हमेशा जब यहाँ से संसद के दोनों सदनों में जाएगा, बारी आएगी तो हमेशा एक सवाल खड़ा होगा सबसे पहले किस सदन में जाएगा। तो सामान्य विधेयक के लिए पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है, पहला पॉइंट कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत या प्रख्यापित किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत या प्रख्यापित किया जा सकता है। मतलब इस प्रस्तुत या प्रख्यापित से आपको क्या समझना है? सबसे पहले दोनों सदनों में सबसे पहले, तो वो किसी भी सदन में, तो जो लाने वाला है लड़की बाई लेके आ रही, इसकी मर्जी, चाहे तो सबसे पहले लोकसभा में ले जाए, चाहे तो सबसे पहले राज्यसभा में। ठीक, अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं इन सदनों का एक मुखिया होगा। जैसे 4 प्रकार के आपने सदन देखे, केंद्र में और राज्य में 2 हो सकते हैं। ठीक, एक मुखिया होगा, लोकसभा, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये विधानसभा है और ये विधान परिषद है। दिस इज इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस इज लोकसभा और राज्यसभा। मुखिया, ये एक मुखिया है भाई। सदन का कोई तो मुखिया होगा जो संचालन करेगा सदन का। और दूसरी बात देखो, सरकार का मुखिया और सदन के मुखिया में कंफ्यूज नहीं हो। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, देखा था केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। अब इधर देखो, लोकसभा के संबंध में जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। उसे अध्यक्ष या इंग्लिश में स्पीकर ये कहा जाता है। क्योंकि जैसा संसद के एक अंग के रूप में लोकसभा है, वैसे ही राज्य विधायिका के एक अंग के रूप में लोकसभा विधानसभा होती। तो दोनों के मुखिया और मुखिया तो यही है। लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे या विधानसभा अध्यक्ष, या लोकसभा स्पीकर या विधानसभा स्पीकर। अब यहाँ राज्यसभा, राज्यसभा का जो मुखिया है उसे क्या कहेंगे? सभापति, इंग्लिश में चेयरमैन, इंग्लिश में चेयरमैन। सेम बिल्कुल ऐसे ही ये भी होता है उच्च सदन राज्य में, बिल्कुल सेम, सभापति या चेयर। ठीक है, तो 4 अधिकारी दिख गए आपको सदन के। लेकिन मान लो इनमें से किसी को कोई पकड़ ले तो उस दिन क्या सदन की कार्रवाई रोक दी जाएगी? उनकी अनुपस्थिति में कोई और सदन का संचालन कर सके। और ये क्या पद होगा इसका? उपसभापति। ये क्या होगा? उपाध्यक्ष, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। ठीक, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही होगा, यही पद होगा। 4 4 6 हो गए, 4 4 2 2 2 2 4 हो गए। इधर भी होगा, इसको बोलेंगे उपसभापति या फिर वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। और इधर भी बिल्कुल सेम। तो इस प्रकार से आपको 8 अधिकारी दिख रहे। एक और होता है, मतलब एक और पैनल होता है सभापतियों का। जैसे यहाँ पर होता है सभापतियों की 10 सभापतियों की तालिका यहाँ भी होती है। यहाँ 10 उपसभापतियों की तालिका, यहाँ 10 सभापतियों की तालिका, लेकिन वहाँ मत जाइए तो इसको समझ नहीं है। लेकिन आपको 8 अधिकारी दिख रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति और विधान परिषद का सभापति, उपसभापति। इतने 8 पदाधिकारी हो सकते हैं। इन 8 को हम बोल सकते हैं पीठासीन अधिकारी। क्या बोल सकते हैं? पीठासीन
अधिकारी जो सदन का संचालन करते हैं, पीठासीन अधिकारी, इंग्लिश में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ये कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो भी इस सदन में इस समय बैठा है, मतलब ये लोकसभा है, इधर सामने चेयर में जो बैठा है वो सदन का भगवान है, वो क्या है? अध्यक्ष। अध्यक्ष का मान लो तबियत खराब है, वो नहीं अनुपस्थित है, तो एक उपाध्यक्ष वहाँ सदस्य के रूप में बैठा होता है, वो आकर कार्य संपन्न करेगा, उनकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करेगा। जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसको अध्यक्ष की सारी शक्तियाँ, सदन के मुखिया की सारी शक्तियाँ, ऐसे चारों सदन में हो सकता है। ठीक, अब देखिए रिजल्ट डिटेल अभी वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ अब ये इसने लड़की माँ ने सोचा कि मैं सबसे पहले कहाँ ले जाऊँ? लोकसभा में। ठीक है, ले गई। तो जाहिर सी बात है ये विधेयक लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ सामने आएगा, वो चाहेंगे स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना उनकी मर्जी, ये विधेयक जो आ रहा है ना। अच्छा, अब जो है स्वीकृत कर लिया उन्होंने, उन्हें लगा अच्छा हो जाएगा, स्वीकृत कर लिया कि हाँ भैया लोकसभा के सदस्य फलाना मंत्री लड़की बाई फलाना विधेयक ला रही है, चलिए अब सदन जो है इस पर कार्य करेगा। अब देखिए सामान्य विधेयक के बारे में जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है, आपसे पूछे कि एक सामान्य विधेयक पर संसद के दोनों सदन, एक और पॉइंट, सामान्य विधेयक पर संसद के दो सदनों के अधिकार बराबर है, कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर। तो दोनों सदन अधिकतम कितने माह तक एक सामान्य विधेयक को रोक सकते हैं? अधिकतम 6 माह। 6 माह तक एक सामान्य विधेयक को रोक सकते हैं। अब इसको समझो कैसे रोक सकते हैं का मतलब क्या है? मतलब एक फलाना तारीख को लोकसभा अध्यक्ष ने उस विधेयक को स्वीकृत कर दिया, वहां से तारीख शुरू हो गई है ना, 6 महीने की गिनती शुरू। वो 6 महीने का अर्थ ये है कि अगर एक सामान्य विधेयक पर इनमें से किसी सदन ने 6 माह तक स्वीकृत करने के बाद कोई गतिविधि नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ना बहस करवाया अध्यक्ष ने, सभापति ने, ना ही उसको वोटिंग करवाई, 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीत जाने के पश्चात क्या हो? ये सामान्य विधेयक स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा, है ना, ये मान लिया जाएगा कि सदन ने इस विधेयक को पारित नहीं किया। तो वही है, दोनों की शक्ति समान है, 6-6 महीना दोनों कर सकते हैं। लेकिन चलो विधेयक अच्छा है, अब सदन इस पर कार्रवाई करना शुरू करता है, तो कैसे लड़की भाई खंड पूरा क्लॉज बाय क्लॉज इस विधेयक का 10-12 पेज 50 पेज का हो सकता है, पढ़ेगी, क्लॉज बाय क्लॉज सदन में डिस्कशन होगा, बहस होगी, है ना। और इस बहस के दौरान सदन में उपस्थित सदस्य जो है क्या सामान्य विधेयक पर संशोधन सुझा सकते हैं? हाँ, तीसरा पॉइंट कि दोनों सदन संशोधन सुझा सकते हैं, सामान्य विधेयक पर संशोधन सुझा सकते हैं। ठीक, मतलब ये कि कोई सदस्य चाहता है कि इस विधेयक में फलाना जगह पर ये संशोधन है, उसका वो चिट पहुंचेगा लोकसभा अध्यक्ष के पास, लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे भैया फलाना सदस्य एक संशोधन उसने इस विधेयक पर ये संशोधन सुझाया, फिर उस पर भी मतदान होता है, वो संशोधन के लिए है ना, और अगर सामान्य बहुमत से पारित हो जाता है संशोधन कर दिया जाता है। ठीक अच्छा, ऐसा पूरा जब क्लॉज बाय क्लॉज पूरा विधेयक पर बहस हो जाता है, पढ़ लिया जाता है, डिस्कशन हो जाता है, अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं चलिए अब इस विधेयक पर संसद अपनी स्वीकृति देगा, फलाना तारीख को इस पर वोटिंग होगी, डिसाइड हो गया, सबको पता हो गया कि भैया फलाना नंबर सीरियल नंबर का विधेयक है, इस पर इस दिन मतदान होना, निर्णय होना। अब एक सामान्य विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित होने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? चौथा पॉइंट, सामान्य बहुमत, सामान्य या साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, साधारण बहुमत। और सामान्य या साधारण बहुमत को आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे? इसे आप डिफाइन करोगे ऐसे, सदन में उपस्थित, देखो सदन में उपस्थित और मतदान का 50%
से अधिक, 50% से अधिक अधिक, ये होता है। ये इस प्रकार के बहुमत दोनों सदनों में सामान्य या साधारण विधेयक को पारित होने के लिए, हालांकि सारे विधेयकों को सामान्य बहुमत ही चाहिए होता है ना, जितने भी धर्म विधेयक विधेयक है ना, संविधान संशोधन अलग है, उसमें 3 प्रकार की बहुमत रहती है, लेकिन धर्म विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, चाहे साधारण विधेयक हो, ये सामान्य बहुमत से पारित की जाती है। लेकिन इसको समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा, आपको ये तो पता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी हो सकती है? अधिकतम 543, इसकी वर्तमान में 245 ना। ये जो उपस्थित शब्द है ये केवल आपके साथ खेलने के लिए, इसका कोई अर्थ नहीं। बस ये समझना है कि उपस्थित इसलिए लिखा हुआ है कि एक सांसद सदन में उपस्थित होकर ही मतदान दे सकता है। ऐसा टेलीफोन से नहीं वोट कर देंगे, फेवर में कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वो सदन में होगा तभी वो मतदान कर सकता है, वही मानना, इसलिए उपस्थित। अल्टीमेट शब्द क्या है? मतदान का 50% से अधिक, मतलब जितने लोगों ने उस विधेयक पर मतदान किया उसका 50% से अधिक। 543 लोग, पता चला कि उस दिनांक को 43 लोग एब्सेंट नहीं है, उपस्थित कितने हैं? 500। लेकिन 500 में 50 लोगों ने ना तो पक्ष में ना तो वोटिंग ही नहीं की, उनकी मर्जी। कितने लोगों ने वोटिंग की? 450। असल में इतने लोगों ने मतदान किया, और यही बोल रहा मतदान का 50%। मतलब इस विधेयक को लोकसभा में पारित होने के लिए कम से कम कितने लोगों को पक्ष में मतदान चाहिए? 240, ज्यादा होना चाहिए ना, 50% हो गया, मिल गया। मान लो कम से कम न्यूनतम 226 पक्ष में पड़ गया। चलो उल्टा भी तो हो सकता है, नहीं विपक्ष में 226 पड़ गए, पक्ष में 224 पड़, इस विधेयक का क्या होगा? लोकसभा में ये विफल हो गया, पारित नहीं हो पाया, और वो विधेयक कानून बनने की, विधि बनने की, अधिनियम बनने की दिशा में वही रुक जाए, खत्म, है ना, कानून नहीं बन पाया, वो विधेयक वही खत्म। लेकिन हम मानते हैं कि न्यूनतम 226 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान कर दिया है। नहीं बनेगा कुछ नहीं भाई, कानून, ये तो कानून बनने का प्रोसेस चल रहा है ना, नहीं पारित हुआ तो कानून नहीं बन पाया, ठीक। लेकिन पारित हो गया मान लो, तो चलो भैया यहाँ से पारित हो गया, अब कहाँ जाएगा? राज्यसभा में दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में पूरी प्रक्रिया वही बहस, वही पूरा पढ़ा जाएगा, और आपका जो है बहस के दौरान संशोधन भी सुझा सकता है, और अंतिम में फिर मतदान में रखा जाएगा, फिर वही बहुमत चाहिए। 245 लोग हैं, जितने भी उस दिन उपस्थित रहे उसमें से जितने ने मतदान किया उसके 50% से अधिक अगर मिल जाता है पारित मान लिया जाएगा, और नहीं मिलता तो अस्वीकृत हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा, वो विधेयक वहीं खत्म हो जाएगा। इन तीनों अंगों की स्वीकृति चाहिए किसी कोई अधिनियम बनने के लिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और किसी भी मोमेंट पे किसी ने भी अस्वीकृत किया तो वो विधेयक, उस विधेयक का सफर वहीं समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बनता। लेकिन हम मान लेते ये भी यहाँ से पास हो गया, पहुंचे राष्ट्रपति के पास, ठीक। चलो बोला ना हमने, तो आप डिलीट किए हो सर? मैं डिलीट अब राष्ट्रपति के पास ये विधेयक अंतिम रूप से दोनों सदनों से स्वीकृति के बाद पहुंच गया, तभी पहुंचेगा, स्वीकृति मिलेगी तभी तो पहुंचेगा, नहीं स्वीकृति मिली किसी भी सदन द्वारा तो नहीं पहुंचेगा। अब जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है दोनों सदनों की स्वीकृति के पश्चात, तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर शक्तियां कहाँ है? 111 कहाँ है? 111। राष्ट्रपति की शक्तियों का विवरण यही, पहला वो स्वीकृति दे दे, मतलब स्वीकृति दे दे मतलब अपने हस्ताक्षर कर दे, और जैसे ही राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे ये विधेयक, अब तक यहाँ विधेयक था, यहाँ विधेयक था, यहाँ विधेयक था, जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेंगे क्या बन जाएगा? अधिनियम। सामान्य भाषा में इसी को हम विधि कहते हैं, इसी को सामान्य भाषा में हम कानून, ठीक। उसमें इस विधेयक में सारी बातें लागू हो जाएंगी देश में। अब अपराध हो जाएगा, दहेज वाला जो आईपीसी में जो सुधार करना तो वो भी हो जाएगा, वो भी क्लॉज रहेगा। अब लागू हो गया भैया, दहेज लेने वाला भी अपराधी, दहेज देने वाला भी अपराधी। चलो, लेकिन
या दूसरा विकल्प क्या है, अस्वीकृत कर दें। दूसरा ये भी तो कर सकते हैं ना, अस्वीकृत कर दें। तो ये विधेयक कानून नहीं। इसी को तकनीकी भाषा में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। इसका अर्थ वही होता है, सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मतलब मैं ऐसे साइन ऐसे आगे बढ़ा है, ये मेरी स्वीकृति है, मैं रोक ली, अपनी स्वीकृति को रोक ली, तो क्या किया, मैं इसको स्वीकृति दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, ये मान सकते हैं, कानून नहीं बनेगा। या तीसरा विकल्प क्या है इनके पास, संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते ये तीसरी शर्त, लौटा सकते हैं। पुनर्विचार करो मतलब राष्ट्रपति के पास ये विधेयक पहुंचा, दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति ने अध्ययन किया और वो जगह जगह उनको लगा कि नहीं भाई यहाँ मुझे स्वीकृत नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो अपनी टिप्पणी भी लिख सकते हैं, नोट भी लिख सकते हैं। उन्होंने फिर अपने ना तो ये किया ना तो ये किया, ये कर दिया। संसद को लौटाने का मतलब वो विधेयक जिसके हाथ से चला था उसके बाद वापस आ गया, मतलब लड़की भाई के पास वापस आ गया। अब लड़की भाई के पास दो विकल्प, या तो राष्ट्रपति ने जो संशोधन जो टिप्पणी है उसको मान ले, या तो लड़की भाई अगर अड़ी में रही तो बोलेगी नहीं करो, मोर विधेयक सुधार नहीं करो, फिर से बिना संशोधित किए ऐसे ही मैं पूरे प्रक्रिया से गुजारूंगी इसको। तो दो तरीका है इसके पास, दो चीज कर सकते हैं, या तो संशोधित कर फिर से एक इस सामान्य विधेयक को प्रक्रिया में ले आए, या फिर उसी रूप में जैसा था उसी रूप में ले आए। ठीक, अब उसी रूप में फिर से प्रक्रिया शुरू हो, फिर से प्रक्रिया शुरू होगी तो मतलब फिर से वही किसी भी सदन में प्रस्तुत, इसकी मर्जी, इसने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। अगर दूसरी बार में यहाँ पारित नहीं हो पाए तो क्या हो, खत्म। लेकिन फिर पारित हो गया मान लो, फिर ये पहुंचेगा दूसरे सदन, फिर मान लो यहाँ पे अगर अस्वीकृत हो गया तो खत्म, लेकिन फिर मान लो पास हो गया और ये फिर से राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गया। मतलब एक विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, वह विधेयक यदि फिर से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है साधारण बहुमत से और फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो राष्ट्रपति दूसरी बार उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है ना, समझ गए। यदि राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया है और यदि वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित हो जाता है तो दूसरी बार राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे, स्वीकृति के लिए बाध्य होंगे। जहाँ कोई विकल्प है नहीं दूसरी बार में, तो तीनों शक्तियां पहली बार में, दूसरी बार एक ही शक्ति है उन्हें देनी। तो इस प्रकार से आपने देख लिया किस प्रकार राष्ट्रपति किस प्रकार एक विधेयक अधिनियम बनता है। अच्छा, एक और यहीं पर मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने कभी सुना होगा, तो या पता नहीं सुना होगा, कभी सुना तो वीटो शक्ति सुना है? वीटो सुना है, स्पष्ट कर देता हूँ। वीटो मतलब निर्णायक शक्ति, अंतिम शक्ति ना। बिल्कुल, राष्ट्रपति के पास हमारे वीटो शक्ति है, एक विधेयक पर वीटो शक्ति है, ठीक है। अब वो वीटो शक्ति दुनिया में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो जो ब्लूटूथ माइक पर बोल रहे हो वो महंगा है, ऐसा नहीं है। तुम बहुतों के पास वो माइक देखे हो, लेकिन जानते हो बहुत लोग उस माइक को आराम से खरीद के लेते, 40,000 60,000 तक आता है। वैसे माइक जो लगाते ऐसे रखते हैं,
वही खाली यहाँ पर भी क्या चौड़ा सा हाँ तो वो सब उसको हल्का मत समझ रोड का, वो भी 25 आता बट है। एक अगर कंफर्टेबल है वो कैसे बनता है ऐसे वो उसमें सहूलियत ज़्यादा होता है, लेकिन देखो ऐसे उतना खर्चा जो कर सकते हैं, आज तक में कैमरा नहीं लगाया। तुम देखोगे कोचिंग में खुलती है कैमरा लगा लेते हैं 1-1.5 लाख का, माइक मतलब 2.5-3 पूरा 4-5 लाख का सेटअप कर डालते हैं। इसको छोड़, इसको लिया तो मतलब 7-8 लाख का सेटअप करता है। तो फिर उस पैसे को वसूलने के लिए वो वैसे ही करते हैं, जो वो उस पैसे को वसूलने के लिए करते हैं, जितनी हरकतें कर सकते हैं व्यापारिक वो मैं नहीं कर सकता। मैं तो मैं डूब जाऊँगा कर्जे में, इसलिए मैं नहीं करता। चलो अब देखो, असल में वीटो शक्ति यही छुपी हुई है। पहली बात वीटो शक्ति के बारे में ये जानो कि बहुत सारे लोग गलत फहमी ये संविधान में नहीं, वीटो शक्ति का प्रावधान संविधान में नहीं, वीटो शक्ति का प्रावधान संविधान में नहीं। तो फिर कैसे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात होती है? तो बात इसलिए होती है कि राष्ट्रपति जब अपने कोई विधेयक जब उनके पास पहुंचता है 111 शक्तियों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तब वो परिस्थितियां जो बनती है यहाँ उसमें कहा जाता है राष्ट्रपति ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया। जैसे यदि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया, अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लिया, तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति ने किस शक्ति का प्रयोग किया? बता दें, अत्यांतिक वीटो शक्ति। कौन सी वीटो शक्ति? अत्यांतिक, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया, मतलब वो विधेयक वही समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। एब्सोल्यूट वीटो, अत्यांतिक वीटो, अस्वीकृत कर दिया। कहाँ चली गई थी इस कल्पना? मैं देख रहा था तेरे दिमाग में उस समय, अचानक कुछ सेकंड के लिए 10-15 सेकंड कहीं और था। तुमको पता है मैं धीरेन्द्र शास्त्री का भी बाप पढ़ लेता हूँ, वो बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस नहीं किया। मैं जान गया था कि उस समय, और तुम्हारे ऐसे माथे में क्वेश्चन मार्क रहेगा तब भी जान लूँगा, अरे ये व्याख्या अटकी हुई। देखो पहली बात, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति क्या है? अनंतिम शक्ति, अंतिम निर्णय, निर्णायक शक्ति उन्हीं के पास है। वो जो बोल दिया वो होगा, ये होगी वीटो शक्ति। तो हम कह सकते हैं कि क्या यहाँ पर ये जो निर्णय करेंगे राष्ट्रपति किसी विधेयक पर, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे? नहीं, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, अपने विवेक से निर्णय लेंगे। यहाँ मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं करेंगे। पहली बात, इसका मतलब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है यहाँ। अब देखो वीटो शक्ति को समझो, क्या संविधान में वीटो शक्ति का कोई प्रावधान है? कोई आर्टिकल नहीं। वास्तव में अनुच्छेद 111 में एक विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है, तो कोई मुखर ना तो परिभाषा है ना तो प्रावधान है संविधान में वीटो शक्ति का। लेकिन ये सत्य है कि भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। पारिस्थितिकीय विवरण है उसका, जैसे एक अत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकालीन वीटो, तीसरा जेबी जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। ये 3 प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं किसी विधेयक पर। ठीक, अच्छा अब देखो वो तीनों शक्ति अपने को कहाँ दिखेगी? कोई प्रावधान नहीं, लेकिन जब राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 111 का प्रयोग करेंगे तभी हम कहेंगे कि राष्ट्रपति ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया। जैसे राष्ट्रपति ने यदि किसी विधेयक को अस्वीकृत कर दिया या अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लिया, तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति ने अत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया, निर्णायक शक्ति खत्म कर दी, वो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया। तो जब कोई विधेयक पर राष्ट्रपति अस्वीकृति दे देते हैं तो हम कहेंगे राष्ट्रपति ने किस वीटो शक्ति का प्रयोग किया? अत्यांतिक। ठीक, अब चलो राष्ट्रपति ये भी तो विकल्प अपना सकते हैं। राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया, तो अब ऐसे समझो, अगर उसी समय हस्ताक्षर कर देते
तो उसी समय अधिनियम बन जाता है, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया, इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, है ना। और हम ये जानते हैं कि पुनर्विचार के लिए लौटाया है, और अगर दोनों सदनों ने वापस पारित कर दिया दोबारा, या तो संशोधित रूप में या उसी रूप में पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति बाध्य हैं चुनौती देने की। मतलब राष्ट्रपति ने जब इसे लौटाया तो राष्ट्रपति ने विलंब कर दिया उस विधेयक को अधिनियम बनने में, क्योंकि उसके बाद तो दोनों सदनों से पारित होगा तो बाध्य होंगे, तो विलंब किया ना। तो ऐसे समझो, विलंब हुआ मतलब निलंबनकारी वीटो शक्ति का विलंब निलंब, समझ गए। क्योंकि विलंब भी हुआ ना, क्योंकि राष्ट्रपति ने लौटा दिया, उन्हें पता है कि अगर दोनों सदनों ने फिर से पारित किया तो भाई मैं उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर देने के बाध्य हूँ। तो समझ के निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कब किया, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। तो अब देखो, हम यहाँ बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति की इस कौन सी शक्ति, वीटो शक्ति का प्रयोग यहाँ पर निलंबन का। अब क्या मैं कह सकता हूँ, राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति को संसद के दोनों सदन सामान्य बहुमत से विफल कर सकते हैं। समझो इसको, क्या राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो को संसद के दोनों सदन विफल कर सकते हैं? पहला सवाल ये। और यदि कर सकते हैं तो किस प्रकार के बहुमत से कर सकते हैं, ये सवाल। हाँ, नहीं कर सकते भाई, राष्ट्रपति ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया, लौटा दिए। यदि संसद के दोनों सदन उस विधेयक को पुनः साधारण बहुमत से पारित कर दे, विफल हो गया, फिर तो बाध्य है ना, तो विफल नहीं हुआ निलंबनकारी वीटो। ये है, समझे कि नहीं इस पॉइंट। अरे वीटो, इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया राष्ट्रपति ने लौटाकर पुनर्विचार के लिए, है ना। विलंब होगा अभी अधिनियम बनने में, लेकिन क्या ये वीटो शक्ति जैसे यहाँ पे था, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया तो वो खत्म हो गया भाई, वो विधेयक नहीं खत्म हो गया, कानून नहीं बना। लेकिन जब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया तो राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन पहला सवाल फिर से ध्यान दो, क्या राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो शक्ति को संसद के दोनों सदन विफल कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि निलंबनकारी वीटो मतलब पुनर्विचार के लिए लौटाया, और संसद के दोनों सदनों ने उस विधेयक को संशोधित रूप में या उसी रूप में फिर से साधारण बहुमत से पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे, विफल नहीं हुआ। अब वो तो अधिनियम बन गया, तो वीटो विफल नहीं हो गया, विफल हो गया। तो किस प्रकार का बहुमत से किया जा सकता है? साधारण बहुमत से। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज यहाँ कंडीशन नहीं दिख रही है ना, जो आप गुप्त है। देखो, राष्ट्रपति की तीसरी वीटो शक्ति कौन सी है? जेबी वीटो, या इसी को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, देखो आप ध्यान से सुनो, यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों से पारित होकर पहुंचे, तो संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को इतने समय सीमा के भीतर अपनी स्वीकृति दे दी। ये चूक हो गया, आप अब इसे चूक बोल लो या आप ऐसा बोल लो, इस प्रकार से राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई। दोनों सदन से पारित हो गया, फलाना डेट को राष्ट्रपति के टेबल पर पहुंच गया। संविधान ने इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने समय सीमा के भीतर अपनी स्वीकृति दे, बिल्कुल नहीं। ठीक, कई बार राष्ट्रपति इसका फायदा उठा सकते, उनको ना तो उस विधेयक को, जैसे कि वो विधेयक जो है ना तो वो स्वीकृत करना चाहते, ना ही वो अस्वीकृत करना चाहते, है ना, और ना ही वो पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि पुनर्विचार के लिए लौटाया फिर से पारित हो गया तो मैं संवैधानिक रूप से बाध्य हूँ, तो कुछ नहीं करें, मौन व्रत धारण करें। हाँ, रखा रहे। और देखो आपको एक और बात, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के लिए किसी को जवाबदेह नहीं, न्यायालय में भी जवाब देनी, कोई चुनौती नहीं दे सकता। अरे एक ठंड विधेयक दोनों सदन पारित करके भेजे, बोला वो साइन नहीं कर रहे थे, नहीं, वो उनका कर्तव्य है, उनके संवैधानिक शक्तियाँ हैं, कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता। अब राष्ट्रपति महोदय जो है ऐसे ऐसे घुमाते, लड़की भाई विधेयक लाए, ऐसे कुछ ऐसी बोलो
नहीं पूछ सकेंगे। मान लो फ्रेंडली रिलेशन होगा, कैसे का मोर विधेयक तो पास रखा है ना, 6 महीना हो गए, 8 महीना हो गए, या तो मना कर दे भाई, या तो स्वीकृति दे दे। तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय कहा थे ये तोड़ विधेयक है, एक सत्य ऐसे ही करें। याद है तोला कॉलेज के वो दिन मतलब झुलाए रहे सबका, हमें तोला झुलाओ, उन्होंने ते नहीं पूछ सके तो मैं मोर मर्जी जा, कोर्ट जावे कोर्ट जा, सुप्रीम कोर्ट जावे सुप्रीम कोर्ट जा, मोर मर्जी। तो मोला चुनौती नहीं दे सकस, मोर संवैधानिक शक्ति है, संविधान में कहाँ क्यों नहीं लिखा है कि अपना समय में मोला स्वीकृति दे के ये विधेयक में निपटारा करना है, मैं नहीं करूँ जा, ठीक। अब ऐसा उन्होंने कर दिया, तो मतलब एक अनिश्चित काल के लिए वो विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय नहीं लिया इसका, क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं। तो फिर सामने वाला कहता है अरे सर लगा थे अपन जेब में विधेयक रख ले है, भुला गए हैं, हस्ताक्षर नहीं कर हो गए, जेबी वीटो, इसी से बन गया जेबी वीटो, जेब या फिर पॉकेट। हाँ ये हो गया जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए रोक कर रखने उसे उसमें अपना निर्णय ना दे, तो हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया, पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। समझिए आप, ये 3 प्रकार की वीटो शक्ति है, तुमको पता है ये वीटो शक्ति राज्यपाल के पास है। ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण, जैसे आप पेपर में पढ़े होंगे, अगर पढ़ा हो तो सिब्बल कहा थे कि राज्यपाल को कोई विधेयक अगर छत्तीसगढ़ का विधेयक यदि विधानसभा ने पारित कर दिया स्वीकृत करने का अधिकार है, संविधान तो लागू नहीं किया। जैसे राष्ट्रपति बना वैसे राज्यपाल को भी है। जब बिल्कुल राज्य विधायिका की अगर दोनों सदन है, अगर एक ही सदन विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंच जाएगा ना, उसके बाद राज्यपाल नहीं लिखा है भाई कितने सामने नहीं करोगे, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बगैर से, वो घुमा रही है तरह तरह का, भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण हो, राजनीतिक एंगल हो, लेकिन उनकी शक्ति है भाई, वो करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे, कोई बात कर ही नहीं सकता। ये है मुद्दा, है ना? क्लियर है? इस प्रकार से वीटो शक्ति का प्रयोग बिल्कुल इसी प्रकार एक राज्य में भी, भाई राज्य को भी तो कानून बनाने का अधिकार है। अच्छा एक बात, ये भी संसद भी कानून बना सकती है, बस अंतर ये कि संसद जो कानून बनाएगी पूरे भारत में लागू होगा, साथ में राज्यों पर भी लागू होगा। और एक राज्य की विधायिका अगर कानून बनाएगी तो केवल उस राज्य की सीमा तक लागू होगा, यही अंतर है। लेकिन दोनों का झगड़ा भी तो हो सकता है, नहीं ये में कानून मैं बना हूँ, नहीं केंद्र बोली मैं बना हूँ, झगड़ा हो सकता है। ये झगड़े का निपटारा कैसे है? इस झगड़े का निपटारा जो है वो आपको पता है संविधान में अनुसूची भी है 12 है, अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 शेड्यूल्स कहते हैं इसे, अनुसूची कितने हैं? 12। इनमें से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में वास्तव में है विधायी शक्तियों का बंटवारा। क्या है? विधायी शक्तियों का बंटवारा। का बंटवारा किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र और राज्य के बीच। और ये बंटवारा किस प्रकार से किया गया है? ये बंटवारा सूचियों के माध्यम से किया गया। किसके माध्यम से? सूचियां। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक, हर एक सूची में विषय है। विषय सूची के अंदर क्या है? विषय। यहाँ कितना है? 100। यहाँ कितना है? 61। यहाँ कितना है? 52। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची यानी कि केंद्रीय सूची। इनमें जो ये 100 सूचियां हैं, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद का। क्या मैं कह सकता हूँ संघ सूची पर विधि बनाने का अधिकार संसद का विशेष अधिकार है? क्यों विशेष अधिकार का मतलब? केवल संसद ही बना सकता है।
भाई समसूची पर विधि बनाने का संसद को विशेषाधिकार है का मतलब ये है कि इस सूची पर केवल संसद ही कानून और कोई नहीं बना सकता। समझ गए? जी। राज्य सूची, इस पर राज्य कानून बनाएंगे, राज्य विधायिका यानी कि राज्य कानून बनाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ विधायिका अपना कानून बना सकते हैं अपने राज्य के लिए, मध्य प्रदेश विधायिका अपना कानून बना सकती है अपने राज्य के लिए। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। केंद्र का मतलब केंद्र की ओर से संसद, राज्य की ओर से मतलब राज्य का विधायक। समझ गए? अच्छा, और सर फिर भी कुछ अंतिम निर्णय ऐसे लेना हो तो संमति को कानून में से कुछ ऐसा? उसका है लॉ है बहुत सा। हाँ। अगर बाप और बेटे में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? पिताजी की जीते। बहुत सारा इस समवर्ती सूची को हो सकता है संघ के कानून और राज्य के कानून में विवाद हो गए, या समवर्ती सूची संघ सूची के विषय पर और इसमें कोई विवाद होगा तो पढ़ेंगे आगे। जी। अभी उसके दिमाग में कोई जाए, अभी कखर गदा पे है, अभी चठर गदा को नहीं जाना है ना। ये क्लियर है? इस प्रकार से संविधान ने एकदम बराबर विभाजन कर दिया कि झगड़ा ही ना हो, टंटा ही नहीं, खत्म कर दिया। भाई संसद वो संघ सूची में जो 100 विषय हैं उस पर संसद करती है, जैसे बैंकिंग, जनगणना है ना, स्टॉक मार्केट, ये सब कहाँ का विषय है? वहाँ। मतलब इन पर राज्य कानून नहीं बना सकता, इसमें केवल संसद कानून बनाएगा जो पूरे भारत में। एक क्लियर? यहाँ पुलिस विषय है राज्य सूची, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार का अपनी छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए अपना कानून बना सकती है, मध्य प्रदेश अपना, वो सब अपना अपना। समवर्ती, पहला सवाल जो पैदा होगा कि सर ये समवर्ती सूची की जरूरत क्या, झंझट तो यहीं से खत्म हो गया भाई, राज्य और केंद्र के बीच में विधायी शक्ति का बंटवारा तो यही हो गया था, इसकी क्या जरूरत है? कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता आवश्यक होगी। ऐसे सेंसिटिव विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया, मतलब दोनों कार्य कर सकते मिलकर। जैसे शिक्षा, यहाँ कहाँ है शिक्षा? यहाँ शिक्षा भाई, लिटरेसी रेट बढ़ाना देश का, भाई इसमें केवल केंद्र ही काम करेगा उचित नहीं है, उससे नहीं होगा, साक्षरता नहीं आएगी। राज्य भी अपने स्तर पे काम करे और राज्य की साक्षरता बढ़ेगी तभी तो ओवरऑल देश की साक्षरता बढ़ेगी। तो दोनों मिलकर काम करें। जैसे एक और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, भाई जनसंख्या एक समस्या है। अब जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो केंद्र वहाँ कानून बना ले तो उसको क्या पूरे भारत को उस तरह से लागू कर पाएगा? नहीं, राज्य भी अगर अपना हाथ बटाएं, अपना जनसंख्या नियंत्रण में कानून बनाकर, तो राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया जा सकता है। अब जैसे तुम्हारा वो सवाल था, उसका एक उदाहरण लो। यही परिवार नियोजन पर केंद्र ने भी कानून बनाया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया। कैसे मोदी कहा थे हमारे यहाँ ये लॉकडाउन के बाद, मान लो कि जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून नहीं, ये लॉकडाउन आया। अच्छा, मोदी के मतलब जो थिंक टैंक है उन्होंने सलाह, अरे यार मोदी साहब इस लॉकडाउन में लोगों के पास कोई काम नहीं था, इन लोगों ने सालों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बच्चा पैदा किया, जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ गई, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कुछ कानून बनाना पड़ेगा। तो केंद्र ने कानून पास कर दिया, वही विधि प्रक्रिया के साथ। और जेकर 2 बच्चा ले ज़्यादा हुई ओला सरकारी नौकरी, सरकारी योजना के लाभ नहीं मिले। बना दिया कानून कि लोग हतोत्साहित बच्चा पैदा करने के विषय में कम सोचें। ठीक, अच्छा अब यहाँ कहा था मोदी पास कर दी, इसमें काबर पीछे रहो। देख तो हमारा मतलब समवर्ती सूची में हम अनुमान कानून बना सकते हैं, यही कानून पास कर दी। जेकर बस गलती होगी से कानून का बना, जेकर 3 बच्चा ले ज़्यादा पैदा हुई ओला राज्य सरकार के नौकरी और योजना के लाभ नहीं मिले। अब दोनों को तो अपना अपना कानून बना दिया, लेकिन दोनों कानून में झगड़ा उत्पन्न होगा। भाई संसद में कानून है, छत्तीसगढ़ पे भी लागू होगा ना पूरे भारत पर, और वो लागू हो रहा है, बोल रहे तीसरे बच्चे की अनुमति दे रहे हैं, बोल रहे 2 से ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगी, तीसरे का अनुमति नहीं दे रहे। लेकिन काका कानून बना दी जगह 3 से ज़्यादा होगी बोला नहीं, मतलब तीसरे का अनुमति दे रहा है, झगड़ा होगी दोनों कानून में। और जब बाप और बेटा झगड़ा हो कौन जीते? बाप जीते। हाँ, तो केंद्र का कानून
छत्तीसगढ़ पर प्रभावी हो जाएगा और राज्य का वो कानून अप्रभावी। एक तो तुम्हारा एक उदाहरण जवाब दी। हाँ ऐसे ही बहुत सारी कंडीशन आई पढ़ेगी तुम, ठीक ठीक है? क्लियर है ये? जी सर। बड़ा आसान है, बिल्कुल यही प्रक्रिया। भाई राज्य में भी मंत्री होते हैं सामान्य, अगर विधान परिषद नहीं तो केवल ये होगा मंत्री परिषद यहाँ बनेगी, और यहाँ मंत्री है तो शासकीय विधेयक नहीं, और न मंत्री नहीं है कोई भी ला सकता है, वो ला गया शासकीय विधेयक। बिल्कुल वही प्रोसेस, सामान्य विधेयक यहाँ भी होता है, धन विधेयक यहाँ भी होता है, वित्त विधेयक भी होता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक राज्य में नहीं आता। एक पॉइंट है ध्यान देने वाली कि राज्य में भी साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक राज्य नहीं ला सकता। वो केंद्र की शक्ति, संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक संसद में ही आता है ना? क्लियर है? बाकी प्रक्रिया सबसे वही जूता फेंकना, वही गरियाना, वो उस अध्यक्ष के मंच पर चढ़ के, वो यहाँ भी होता है वहाँ भी होता है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कानून संसद और राज्य विधायिका कानून बना, लेकिन एक अंतर है, मुझे आना पड़ेगा यहाँ समझाने के लिए। और नेक्स्ट स्लाइड बता दो, पता नहीं कितने बार दबाना पड़ेगा इसको। साइड में निकालो। अरे रुक जाओ मैं समझ गया। छोटा अरे हमने जाने वाला इतना छोटा क्यों हो गया पता नहीं। पता नहीं, हम तो ज़्यादा हम कलाकारी से कर ही नहीं पाए, हम आते हैं सीधा शुरू हो जाते हैं, कलाकारी हम ज़्यादा नहीं करते। इसका ये सही विधान है, आदमी बड़ा हुआ फिर छोटा हो सकता। ऐसे करोगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसे मिस करेंगे तो देखो मैं इसको नहीं मिटाना चाह रहा हूँ, असल जो लिखा हुआ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ये तो एक क्लिक से गायब हो जाएगा बोर्ड पर सब कुछ, एक क्लिक से। चलो ये दवाओं में ये सब गायब हो जाएगा, लेकिन ये भी गायब हो जाएगा। आराम करो। चलो अब इसको समझो। बिल्कुल विधेयक, सामान्य विधेयक को समझ लेते हैं। एक साधारण विधेयक है राज्य का ये, ठीक, ये भी वैसी होगा। अगर ये नहीं है, आपको पता है विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, ये नहीं है तो विधानसभा से पारित होकर सीधे राज्यपाल पर जाएगा। अगर ये है तो दोनों सदन। फिर एक बात है, विधान परिषद स्वीकृति दे या ना दे वो पारित मान लिया जाता है, वो बाद में आप समझोगे डिटेल। फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ से पारित हो गया तो पहुंचा किसके पास, राज्यपाल। और राज्यपाल जैसे 111 शक्ति थी राष्ट्रपति, वैसे राज्यपाल की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? 200। अगर विधेयक जो है सदन से पारित होकर राज्यपाल महोदय के पास पहुंचता है तो राज्यपाल के पास शक्ति कौन से अनुच्छेद में? 200। अब देखो राज्यपाल की शक्ति 1, 2 और 3 सेम जैसा उधर राष्ट्रपति के पास से स्वीकृति दे दें तो राज्य का वो कानून बन जाएगा। अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लें तो राज्य का कानून नहीं बनेगा। या फिर तीसरा विकल्प क्या है? पुनर्विचार। राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दें, है ना? राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दें, और बिल्कुल सेम, एकदम सेम जैसे ऊपर हुआ था ऐसी हो। फिर जो लाया है या तो संशोधित कर ले या उसी और फिर से पारित कर देता है, फिर राज्यपाल के पास पहुंचेगा। राज्यपाल दूसरी बार बाध्य होंगे, स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ का 76% का आरक्षण विधेयक राज्यपाल महोदय ने ना तो उसे स्वीकृति दी, नहीं चाहती थी कानून बनाना, है बता, क्योंकि केंद्र है उधर, राज्य में कांग्रेस है, अस्वीकृत कर देती तो कांग्रेस को बहाना मिल जाता। राज्यपाल महोदय भाजपा की हैं, आरक्षण के विरोध में है, तो नेगेटिव प्रचार हो जाता। पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाई, पता था कि पुनर्विचार के लिए लौटाई
तो विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत है, पारित होना है, फिर तो मैं संवैधानिक रूप से बाध्य जाऊंगा। ये भी नहीं किया। कौन किसका प्रयोग कर रही है? समय सीमा का उल्लेख नहीं है, कब तक हो उस विधेयक पर। हाँ, वो इसीलिए ऐसे घुमा रही। ठीक, लेकिन यहाँ तक सब ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसे राष्ट्रपति कर रहे थे, लेकिन इनके पास एक और शब्द है। राष्ट्रपति के पास नहीं है, राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित या आरक्षित कर सकते हैं, मतलब रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित या आरक्षित कर सकते हैं। तो अब एक सवाल आपसे बन जाएगा कि राज्य के किसी विधेयक को राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत आरक्षित कर सकते हैं? राष्ट्रपति के लिए 200 है ना। ये जो एब्सेंट हो जा रहा है ना, ये मजाक कर रहे हैं, फिर इनका टाइम पास कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको कुछ समझ नहीं है। आज सब ये वीडियो बना देना, मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा आगे कर। तो आके अगले दिन अगर मेरे से पूछेंगे मैं बोला नहीं मालूम, क्लास नहीं आया, अगले दिन पूछेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो हफ्ते दे ना। क्लियर है? अब ये नहीं समझोगे अभी तक, सब समझ लोगे, ये नहीं समझोगे। सुरक्षित करने से आरक्षित। देखो, जो राज्यपाल होता है असल में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपालों की राज्य में, मंत्री परिषद के परामर्श पर, अपनी मर्जी से नहीं। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसके पसंद का ही व्यक्ति राज्य में राज्यपाल नियुक्त होगा। उसमें भी प्रधानमंत्री जिसे चाहेंगे उसी का परामर्श देंगे और राष्ट्रपति से राज्यपाल नियुक्त करेंगे। असल में संसदीय शासन प्रणाली में सत्ता तो दोनों जगह पर होती है, केंद्र में भी सरकार होती है और राज्य में भी सरकार होती है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली केंद्र होता है ना। तो केंद्र जो है वो राज्यपाल नियुक्त करता है राज्यों में एक एजेंट के रूप में, मतलब समझ जाओ केंद्र सरकार की एक आंख के रूप में राज्यपाल हर राज्य में रहता है, नजर रखा है। मान लो सेम पार्टी की सरकार है, भाजपा को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई अगर विपक्षी दल का सरकार है तो दिक्कत है। इधर केंद्र में भाजपा, राज्य में कांग्रेस, आगे देखे राज्यपाल नजर रखे काम करा ना। सारा जितने भी प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, जितने भी विधायिका में बिल आ रहे हैं, सब पर कभी भी रिपोर्ट मांग सकती है, देना पड़ेगा काका को। तो भैया दिखा तो काका काम करा सकते हैं, रिपोर्ट देना पड़ेगा, है ना। कभी भी तो नजर रखे रहते हैं, जैसे कुछ गड़बड़ दिखते ना, मतलब अरे काका संविधान को उल्लंघन करा थे, तुरंत रिपोर्ट पहुंचा दी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, छत्तीसगढ़ सरकार जो है संविधान के इस प्रकार से उल्लंघन कर रही है। तो राष्ट्रपति अगर संतुष्ट हो गए तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। बाद में समझो कि राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब, राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब सरकार गई, फिर चुनाव होगा, खत्म होने है ना, वो बात में समझोगे, वो बात का विषय है, लेकिन फिलहाल के लिए अब राज्य जो है मनमानी ना कर सके, इसलिए राज्यपाल एक नियंत्रक के रूप में वहां पदस्थ होगा। अब कोई विधेयक मान लो आया, पारित होगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल को लगा सारा गलत गड़बड़ विधेयक है, मतलब एकदम कुछ गड़बड़ चला था, ये विधेयक अगर ये विधेयक कानून बन जाएगा तो राष्ट्र की सुरक्षा को तकलीफ है ना, राष्ट्र हित को प्रभावित करेगा। तो ऐसे कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर राज्यपाल एक राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। समझ रहे, कुछ बिंदु जैसे कुछ बोल देता हूँ, जैसे अगर राज्यपाल को लगे कि फलाना राज्य के विधेयक में कुछ ऐसा है जो राष्ट्र हित में नहीं है,
तो राष्ट्रहित का मुद्दा मानकर वो राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित कर देंगे। दूसरा, यदि उनको लगेगा कि राष्ट्र की सुरक्षा के संबंधित कुछ इसमें प्रावधान है जो उसे खतरे में डाल सकता है, तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देंगे। यदि राज्यपाल को लगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित कोई प्रावधान है इस विधेयक में, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार आरक्षित कर दें। यदि राज्यपाल को लगे कि अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कुछ प्रावधान इस विधेयक में, तो राज्यपाल आरक्षित कर सकती है। और एक जो बोलने वाला हूँ इसमें कर सकती है ना, चारों में क्या बोला, कर सकते हैं, और अभी जो बोलने वाला उसके लिए करना पड़ेगा, अभी जो बोलने वाला करना पड़ेगा। ये चारों जो बोला ऊपर के, इसमें राज्यपाल कर सकते हैं, उनका मर्जी हो तो राष्ट्रपति के विचार के आरक्षण में, लेकिन अब जो बोलने वाला उसमें करना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। यदि राज्य के किसी राज्य के उस विधेयक में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कोई प्रावधान, शक्ति का कम कर रहा है ना, संविधान ने हाईकोर्ट को जो शक्ति दे रखी है उसमें कुछ ऐसा है जो उस शक्ति को प्रभावित कर रहा है, तो राज्यपाल को अनिवार्य रूप से उस विधेयक को राज्यपाल के आरक्षित करना है। हाईकोर्ट की मान में एक शक्ति है जो संविधान ने दे रखी है, रिट जारी करने 226 है ना। अगर मौलिक अधिकार का हनन हो तो एक व्यक्ति हाईकोर्ट भी जा सकता है अपने मौलिक अधिकार को वापस प्राप्त करने के लिए। मान लो वो शक्ति उसे छीन रहा हो राज्य का वो विधेयक आरक्षित करने के लिए, समझ गए है ना। बहुत सारी चीज़ें अभी आगे की बोल गया हूँ जो आपको आगे क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल आप जो मुद्दा वहाँ पकड़ो, समझ गए। अब अगर जिस क्षण राज्यपाल ने उस राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया, तो समझ जाओ राज्यपाल का उस विधेयक पर कोई नियंत्रण नहीं करेगा। अब जो करेगा राष्ट्रपति कर दिया, तो विधेयक किसके पास पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास, महामहिम। अब एक राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है, तो एक राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा राज्य के विधेयक है ना, तो राज्य का विधेयक कैसे पहुंचेगा, यदि राज्यपाल आरक्षित करेगा 200 के तहत तभी पहुंचा। और एक राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ उल्लेखित है, 200 सेम शक्ति, 1 स्वीकृति दे दे और 2 अस्वीकृत कर दे, तो राज्य का वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। और पुनर्विचार के लिए कहाँ लौटा दें, राज्य विधायिका को लौटा दें। कहाँ का विधेयक है, किसी राज्य विधायिका का विधेयक है ना, तो पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे नहीं, कहाँ नहीं लौटाएंगे, लौटा दिए। फिर वही किस्सा, या तो संशोधित कर दो या उसी रूप में फिर से प्रक्रिया में गया, फिर से पारित हो गया, फिर किसके पास जाए, क्यों जाए, भाई राज्यपाल ने लौटाया, तो यहाँ से पास हो किसके पास जाएगा, पुनः राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियंत्रण खत्म, जैसे आरक्षित राष्ट्रपति के पास गया। अब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक पहुंच गया, तब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, दोबारा क्या है, इनके पास दोनों शक्तियां, दोनों शक्तियां हैं, या तो स्वीकृति दे दें या फिर राज्य का विधेयक है ना और राष्ट्रपति, इसलिए दोनों शक्तियां उनको दी गई। क्लियर है, अंतर समझ में आया ना। अगर केंद्र का विधेयक है, राष्ट्रपति ने विचारार्थ के लिए लौटाया, फिर से पास हो गया तो राष्ट्रपति पास दी। राज्य का विधेयक है, दोनों सदन से पारित होकर राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाया और फिर से पास होकर आ गया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल बात दी। लेकिन ये संबंध कौन सा, ये राज्य का विधेयक और राष्ट्रपति की बात। यदि राज्यपाल ने किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, तो फिर अब जो करेगा राष्ट्रपति, फिर वो तीनों विकल्प, या तो स्वीकृति दे दे या स्वीकृत कर दे या फिर पुनर्विचार के, क्योंकि राज्य का विधेयक है तो राज्य विधायकों को लौटाएंगे और फिर से उसी रूप में या संशोधित रूप में फिर से पारित होकर पहुंचा, किसके पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति ने लौटाया है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास इस बार दोनों विकल्प होंगे, या तो स्वीकृति दे दे, राज्यपाल का भी समझ गया होगा, शक्ति
यदि अस्वीकृत कर दिया तो अत्यांतिक, पुनर्विचार के लिए लौटाया तो निलंबन कर नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हम देखेंगे, है ना, कुछ है तो थोड़ा अंतर है, वो डिटेल में हम देखेंगे। अभी तो आपको भूमिका समझ में आ गई। जी सर। सो दिस इज ऑल फॉर